अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करेंगे एंड ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स अपलोड कर चुके थे, ये हमारा सेकंड वीडियो है। सो लेट अस स्टार्ट द वेरी अच्छा। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स आई समहाउ मिस्ड आउट द 3 मार्क्स क्वेश्चन। शायद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मुझसे बाय मिस्टेक छूट गए थे, तो इस वीडियो के एंड में मैंने वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी डाले हुए, तो यू जस्ट गो थ्रू देम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इन एटम्स एंड न्यूक्लियाई इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट द डिफरेंस इन द एनर्जीज इन द टू ऑर्बिट्स इज रेडिएटेड एज अ क्वांटम ऑफ। अब हम जानते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, वो जो भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, या डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ अ फोटोन, और एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला hc बाय लैम्डा। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, राइट। द रेडियाई ऑफ बोर ऑर्बिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो रेडियाई का डायरेक्ट फॉर्मूला है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम होगा तो नीचे z भी आता है, राइट, z भी आएगा नीचे। अब सब टर्म्स कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो रेडियस in any orbit is directly proportional to the square of the principal quantum number. Now question number 3, according to Bohr's second postulate, the angular momentum of electron is the integral multiple of h upon 2 pi. The SI unit of Planck's constant is same as। अब ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है NH अपॉन 2 पाई। n तो एक नंबर होता है, तो n को तो कोई यूनिट नहीं होगा, 2 पाई को भी कोई यूनिट नहीं होगा, तो h का यूनिट विल बी सेम एज l का यूनिट, और l मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो इसका आंसर एंगुलर मोमेंटम है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को अगर मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा या एटम से बाहर निकल जाएगा। सो ग्राउंड स्टेट दैट इज, इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेम एज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेम एज बाइंडिंग एनर्जी, और हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब हमको बाइंडिंग एनर्जी कौन से ऑर्बिट में चाहिए? ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो बाइंडिंग एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो वो होगा माइनस ऑफ -13.6, जो कि होगा +13.6। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर हाइड्रोजन एटम द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी। अब मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपको कम से कम इतनी एनर्जी देनी है कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट पे चला जाए। तो जनरली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, अब कम से कम उसको सेकेंड ऑर्बिट पे तो भेजना ही है, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी? मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी है सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में, वो हमको सप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और E1 का वैल्यू -13.60 है। देखो, आपको पहले 5-6 ऑर्बिट का एनर्जी डायरेक्टली याद रखना है हाइड्रोजन एटम का, तो आपका एंट्रेंस में सम जल्दी हो पाएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप सब जगह पे फॉर्मूला यूज़ करके आंसर्स निकालोगे तो, राइट। सो खैर इस केस में आंसर आएगा 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। द डायमेंशंस ऑफ द रिडबर्ग्स कांस्टेंट आर। क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए फॉर्मूला है द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब p मतलब देखो यहाँ पे जो लिखा है, p मतलब क्वांटम नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट और n मतलब क्वांटम नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट, ठीक है। अब क्या होगा कि ये तो नंबर्स है दोनों, तो 1 बाय लैम्डा का यूनिट विल बी सेम एज r, तो r का यूनिट विल बी 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन वेवलेंथ या 1 अपॉन मीटर, राइट। 1 अपॉन मीटर मतलब l-1, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो n एंड p आर नंबर्स, डायमेंशन ऑफ r विल बी 1 अपॉन लैम्डा दैट इज 1 अपॉन मीटर, तो m0 l-1 t0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट मतलब मेरा आउटर ऑर्बिट का वैल्यू होगा 4, आउटर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर 4 है, और इनर ऑर्बिट जिसको मैं p लिखूंगा क्वांटम नंबर को, p विल बी इक्वल टू 2। आप गवर्नमेंट बुक की तरह m और n भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कोई n फाइनल n इनिशियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो
मुझे ऐसी आदत है कि मैं आउटर ऑर्बिट को n लिखता हूँ और इनर ऑर्बिट को p लिखता हूँ, और ये आदत इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट बुक थी उसमें वो लोग np लिखते थे। अब जो इस साल की गवर्नमेंट बुक है उसमें वो लोग m और n लिख रहे हैं, बट दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, यू नो। ओके, नाउ द वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला वेव नंबर का क्या है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/p² माइनस 1/n²। बस उसमें सब्सटीट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो आंसर है 3r/16, सॉरी 3r/16 आएगा। अगर सब्सटीट्यूट करो तो लैम्डा का आंसर आएगा 3r/16। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब हमको लैम्डा दिया हुआ है और स्पीड पूछा हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, राइट। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा दिया हुआ है और स्पीड पूछा हुआ है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम जानते ही हैं, यहाँ दिया भी है वैल्यू, तो बस आप सब्सटीट्यूट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज़ द आंसर फॉर स्पीड। ये कैलकुलेशन आप देख लेना, ओके। तो MCQs का तो खैर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि MCQs का तो आंसर दिया हुआ है पहले से, और खैर मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि क्यों ऐसे आंसर आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, सो लेट अस डू 10th क्वेश्चन फर्स्ट। 10th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, ओके। और याद रखना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट। तो हमको रेशियो निकालना है एरिया ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट टू द एरिया ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, और एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और एरिया का फॉर्मूला होगा πr²। तो a1/a2 विल बी πr1² पाई कैंसिल हो जाएंगे, r1/r2 द होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि रेडियस इन एनी ऑर्बिट इज n² टाइम्स रेडियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट। रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज n² टाइम्स रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। सो रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट विल बी 2² टाइम्स रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, या 4r1 आएगा। तो r2 को मैं लिख सकता हूँ 4r1। तो बस अब कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर आएगा 1/16। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द डीके कांस्टेंट ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 0.2166 पर डे। मतलब ये लैम्डा दिया हुआ है और हाफ मीन लाइफ पूछा हुआ है, एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ या मीन लाइफ इज स्ट्रेट अवे रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। डीके कांस्टेंट के रेसिप्रोकल को या मीन लाइफ बोलते हैं। तो बस आपको रेसिप्रोकल लेना है और आंसर आ जाएगा, राइट। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो दिस इज द आंसर। सो आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड ऑल द MCQs। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना है फॉर हाइड्रोजन एटम, यही क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, और सेकेंड ऑर्बिट में पूछा है तो N2 होगा। तो अगर N को 2 लिखेंगे तो h/π बचेगा, सिर्फ h/π, राइट। और h हम जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और पाई का वैल्यू होता है 3.142। सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व, दिस इज द आंसर विच यू विल गेट 2.11 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज द आंसर, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A0 इज द बोर रेडियस। अब आपको याद रखना है कि बोर रेडियस मतलब क्या होता है। बोर रेडियस इज नथिंग बट रेडियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट। सो बोर रेडियस इज नथिंग बट रेडियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट, and n is the principal quantum number, then state the relation for the radius of the nth orbit in terms of Bohr radius and principal quantum number। बहुत आसान है। radius in any orbit is nothing but n² times of radius in first orbit, और radius in first orbit को ही Bohr radius बोलते हैं। मतलब r1 को ही मैं r0 लिख सकता हूँ, a0 लिख सकता हूँ। ये a0 r1 ही है, रेडियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट ही है। तो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो आंसर आएगा n² a0, राइट। थर्ड क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन डज द लाइमैन सीरीज लाई। अब लाइमैन सीरीज की जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है 912 एंगस्ट्रॉम। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। लाइमैन सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो है 912 एंगस्ट्रॉम, और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है 1216 एंगस्ट्रॉम। मतलब लाइमैन सीरीज का रेंज फिक्स्ड है, वो हमेशा आंसर 912 और 1216 के बीच में ही आएंगे, जितने भी वेवलेंथ्स आएंगे लाइमैन सीरीज के, राइट। तो ये सारे के सारे जो वेवलेंथ है वो 4000 से कम है और 100 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन है। बिकॉज अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 11 में, तो आपको पता होगा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
तो ये जो रेंज है 912 से 1216 ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम टू फ्री द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। अब एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, अब फर्स्ट ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो फर्स्ट ऑर्बिट के टोटल एनर्जी को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ माइनस 13.6 विच विल बी प्लस 13.6। तो ये आंसर आएगा प्लस 13.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। हम लोग अभी एमसीक्यू में कर चुके ये क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी मीन्स जनरली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी मीन्स यू हैव टू सप्लाई दैट मच एनर्जी सो दैट द इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट गोज टू द सेकेंड ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में भेजने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी। अब ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे पहुंचाना है तो हमको जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो सप्लाई करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1 करेंगे तो 10.2 हमने ऑलरेडी कर लिया था एक MCQ में। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इन एनी ऑर्बिट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। एनर्जी इन एनी ऑर्बिट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब n अगर इन्फिनिटी हो तो ऑफकोर्स इन्फिनिटी स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा एंड एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। तो आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इन्फिनिटी ऑर्बिट इज नथिंग बट जीरो। सेवेंथ, द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ए नॉट इन हाइड्रोजन एटम इज 0.053। स्मॉलेस्ट मतलब वही अपना फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो ये R1 दिया हुआ है एक तरह से, ये R1 ही है, आप ए नॉट भी बुला सकते हो, बोर्स रेडियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। अब हम जानते हैं कि रेडियस इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला n स्क्वायर R1, और R1 को ही ए नॉट बोलते हैं। अब ए नॉट इन्होंने पूछा है रेडियस इन द फोर्थ ऑर्बिट, तो n के जगह पे 4 लिखेंगे, और अगर n को 4 लिखेंगे तो आंसर आएगा रेडियस इन द nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर ए नॉट। ए नॉट भी हम जानते हैं तो बस सब्सटीट्यूट कर दो 16 इंटू 0.53 that will turn out to be 16 into 0.053 that will turn out to be 0.848. Next question, question number 8. The half-life of a radioactive species is 6.93 into 10 power 5 seconds. What is the decay constant? Direct formula है, decay constant is 0.693 upon t half, या half life, right? तो 0.693 upon t half आपको दिया हुआ है और आपको लैम्डा निकालना है, t half को सब्सटीट्यूट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मोमेंटम मतलब P दिया हुआ है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। डायरेक्ट फॉर्मूला बाय डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। तो अगर आप h अपॉन पी करो, हमको h का वैल्यू तो याद होना चाहिए और p दिया हुआ है, राइट? तो h का वैल्यू हमको याद है और p दिया हुआ है, बस सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा एंड द आंसर विल बी 10 पावर माइनस 34 मीटर, करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्टिंग विथ r इक्वल टू, ये फॉर्मूला से स्टार्ट करना है और हमको स्पीड का प्रूफ करना है कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये आर्टिकल शायद गवर्नमेंट बुक में है, तो मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 327 पे आप देखना, इक्वेशन 15.3 टू इक्वेशन 15.5 तक आपको आंसर लिखना है, राइट? स्टेट बोर्ड सेकेंड पोस्टुलेट फॉर एटॉमिक मॉडल, एक्सप्रेस इट इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो बोर्ड का सेकेंड पोस्टुलेट, बोर का सेकेंड पोस्टुलेट मैं बता देता हूँ आपको। द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, उसी ऑर्बिट में स्टेबल होता है जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, और L को हम MVR भी लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम सर्कुलर मोशन में MVR भी लिख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये आपको गवर्नमेंट बुक में मिल जाएगी, पेज नंबर 330 पे, आर्टिकल 15.6.3 में, तो आप चेक कर लेना। यूज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस ऑब्टेन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। मतलब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस से स्टार्ट करना है और हमको बोर की सेकेंड पोस्टुलेट एक्सप्लेन करनी है, राइट? तो ये आपको पेज नंबर 330 पे दिया हुआ है, इक्वेशन 15.12 से स्टार्ट करना है और एंड तक लिखना है, राइट?
नेक्स्ट, शो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल वेरीज इन्वर्सली विद डीके कांस्टेंट। तो ये भी गवर्नमेंट बुक में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 337, आर्टिकल 15.10.1। तो ये आप देख लेना, आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट बुक अपने आप में सफिशिएंट है सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखने के लिए। उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और न्यूमेरिकल्स तो मैं करा ही रहा हूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 328 पे। सिक्स्थ लास्ट लाइन एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन दी हुई है और पेज 329 पे सिक्स्थ लाइन आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्शियन सीरीज। ओके, तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। द फॉर्मूला फॉर वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/p² माइनस 1/n²। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब पास्शियन सीरीज होगा तो इनर ऑर्बिट फिक्स्ड है। पास्शियन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे बट उसे जंप तो थर्ड ऑर्बिट पे ही करना पड़ेगा। तो पास्शियन सीरीज के लिए p का वैल्यू फिक्स्ड है, p3 होगा और फर्स्ट लाइन है तो n4 होगा। तो आप n को 4 डाल लो, p को 3 रख लो और इसको सॉल्व कर लो। r तो दिया हुआ है आपको, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। तो यू सॉल्व दिस 144/7r and substitute and get the answer. Okay, next, the angular momentum of electron in the third orbit is given to us. Calculate Planck's constant. ठीक है, angular momentum का फॉर्मूला होता है nh/2π। ओके, तो थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा 3h/2π, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के लिए तो n3 होगा। तो इससे हम लोग को h मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो h आएगा 2πl3/3 और l3 दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है वो l3 है, एंगुलर मोमेंटम इन द थर्ड ऑर्बिट। इसको सब्सटीट्यूट कर लो, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो यू विल गेट द आंसर। द हाफ लाइफ मतलब आप कैपिटल T लिख लो या T हाफ लिख लो, ओके, इट्स ओके, इज 3.2 डेज। कैलकुलेट डीके कांस्टेंट एंड एवरेज लाइफ। अब डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला है 0.693/T हाफ। डीके कांस्टेंट इज 0.693/T हाफ और डायरेक्ट सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और मीन लाइफ या एवरेज लाइफ क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट 1/λ। तो ऐसे करने से हमको मीन लाइफ मिल जाएगा 1/λ। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। अच्छा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ा मेरे को 1-2 दिन दे दो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम शोइंग एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो अगर हम देखें तो वो आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, ड्रॉ फिगर 15.4 ऑन पेज 328। ओके, अब शॉर्ट आंसर्स देखते हैं, 3 मार्क्स वाले। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट बुक में मिल जाएगा, पेज नंबर 327, आर्टिकल 15.6.1। यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, शो दैट 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n² माइनस 1/n², वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो ये आपको पेज 329 पे स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ ऑन पेज 329। तो आपको सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना होगा। शो दैट फॉर रेडियो एक्टिव डीके n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻t वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 336 पे आर्टिकल 15.1 नॉट राइट टिल 15.25। मतलब आपको 15.1 नॉट आर्टिकल में ये 15.25 इक्वेशन नंबर होगा। ओके, यहाँ तक लिखना है आपको, ये इक्वेशन नंबर है, राइट। ऐसा नहीं कि आप 15.10 से लेके आर्टिकल 15.25 तक पूरा लिखोगे, राइट। 15.10 आर्टिकल का नंबर है, वहाँ आपको इक्वेशन नंबर 15.25 तक लिखना है। नेक्स्ट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ, हेंस स्टेट द रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। मतलब ये आपको प्रूव नहीं करना है, ये आपको सिर्फ लिखना है, लेकिन ये आपको प्रूव करना है ऊपर वाला पार्ट। और ये आपको मिलेगा गवर्नमेंट बुक के पेज नंबर 337 पे, आर्टिकल 15.10.1। और हाफ लाइफ का रिलेशन क्या है मैंने लिख दिया यहाँ पे, हाफ लाइफ इज 0.693 टाइम्स ऑफ मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द फर्स्ट 3 लाइन्स इन पास्शियन सीरीज। पास्शियन सीरीज में एक चीज़ तो पक्का है कि p3 होगा, इनर ऑर्बिट का वैल्यू हमेशा 3 होगा। अब वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है देखो, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/p² माइनस 1/n²।
P तो हर बार 3 होगा क्योंकि पास्शियन सीरीज में P का वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन फर्स्ट लाइन के लिए N क्या होगा, एक ज़्यादा होगा P से, मतलब N होगा 4। तो अगर फर्स्ट लाइन की बात होगी तो P होगा 3, N होगा 4। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर लो, R दिया हुआ है, आप कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये लैम्डा 1 का आंसर है फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के लिए P फिर 3 होगा बट N अब 5 होगा, राइट। तो P 3 होगा लेकिन N 5 होगा। फिर आप इस इक्वेशन में P को 3 लिख लो और N को 5 लिख लो एंड आई थिंक यू विल गेट द आंसर देन अपॉन कैलकुलेशंस। ओके, 225/16 आ रहेगा और फिर ये आपको आंसर आ गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट थर्ड लाइन का भी निकालना है। फिर एक बार पास्शियन सीरीज है तो P तो 3 आएगा बिकॉज P का वैल्यू, इनर ऑर्बिट का वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द सीरीज। तो P फिर एक बार 3 होगा, लेकिन थर्ड लाइन है तो N विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, N विल बी इक्वल टू 6 और इसको अगर आप सॉल्व करो सब्सटीट्यूट करके तो आंसर आएगा 1.094 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को अगले पेज पे लेके चलता हूँ एज इट इज़। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन करना है हम लोग को। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्शियन सीरीज इफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज 6563। मतलब बाल्मर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दी हुई है और पास्शियन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी हुई है। तो ऑफकोर्स फिर से एक बार ये प्रॉब्लम वेव नंबर या वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है, पास्शियन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, देखो पास्शियन सीरीज है तो P पक्का 3 होगा, नो डाउट अबाउट इट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लास्ट लाइन होता है और लास्ट लाइन के लिए N इन्फिनिटी होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लास्ट लाइन मतलब N इन्फिनिटी। इसमें सब्सटीट्यूट करो तो आपको लैम्डा आएगा 9/R। ओके, लैम्डा विल बी 9/R। फिर उसके बाद में क्या पूछा हुआ है कि ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। अब पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है ना, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का भी इक्वेशन निकाल लेते हैं बाल्मर के लिए। अब बाल्मर है तो इनर ऑर्बिट 2 होगा, मतलब P का वैल्यू 2 होगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब फर्स्ट लाइन होता है। तो फर्स्ट लाइन होगा तो N P से एक ज़्यादा होगा, दैट इज़ P अगर 2 था तो N 3 होगा। ओके, तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज P विल बी 2, N विल बी 3। ठीक है, और बस अब सब्सटीट्यूट करो और आपको आंसर आ जाएगा। अब लैम्डा बाल्मर मिल गया, लैम्डा पास्शियन मिल गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ओके, डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये R कैंसिल हो जाएगा और भी काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दी आंसर। सो अगर डिवाइड करेंगे तो R तो कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा, तो आंसर आएगा 5/4 लैम्डा बाल्मर इज लैम्डा पास्शियन। लैम्डा पास्शियन इज 5/4 लैम्डा बाल्मर। लैम्डा बाल्मर हमको दिया हुआ है 6563, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट बुक में ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है, ये थोड़ी आंसर है, राइट। नेक्स्ट सेवेंथ, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीकेज टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 56 डेज। मतलब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट फाइनली, जो अगले पेज पे चलते हैं, चलो। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट फाइनली, ये जो लास्ट में बचा है वो कितना है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट इज 1/10 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इन टाइम ऑफ 56 डेज। तो ये हमारे पास टाइम है और हमको डीके कांस्टेंट पूछा गया है। देखो, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो डीके कांस्टेंट का। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 n0/n द होल डिवाइडेड बाय t। मैं लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 n0/n अपॉन कैपिटल T। अब ये फॉर्मूला शायद आपने केमिस्ट्री में एज इट इज़ पढ़ा होगा, या अगर आपको फिजिक्स से भी स्टार्ट करना है, डिराइव कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। वो n इक्वल टू n0 e⁻ λt है, उसको रीअरेंज करके ये फॉर्मूला आता है। अब इसमें n0/n को अगर आप ध्यान से देखो तो n0/n तो 10 आएगा, तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, log 10 टू द बेस 10 तो 1 हो जाएगा, राइट। तो ये कैलकुलेशन बहुत टफ तो नहीं होगा। ओके, तो बस ये आ गया आंसर आपका लैम्डा का, राइट। Let us move on to the next question. Long answer, 4 marks वाले question. State the postulate of Bohr's atomic model. Hence show energy of electron varies inversely to the square of the principal quantum number. मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखना रहेगा इसमें। Article 15.6 on page 327 प्लस इससे आपको postulate मिल जाएंगे इस यहाँ पे इस पेज पे, प्लस ये सेकेंड पार्ट के लिए आपको आर्टिकल 15.6.2 ऑन पेज 328 देखना पड़ेगा और वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि En इज इक्वल टू ये जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट।
Hence show that shortest wavelength for Balmer is 4/RH। अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या होगा। लास्ट लाइन के लिए n तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन बाल्मर जो है, बाल्मर के लिए जो इनर ऑर्बिट होता है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि आउटर ऑर्बिट की वैल्यू इन्फिनिटी है, आउटर ऑर्बिट की क्वांटम नंबर इन्फिनिटी है, और इनर ऑर्बिट जो है उसका क्वांटम नंबर 2 होगा, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ है, राइट। ओके, क्योंकि तो देख लेते हैं। ओके, अगर मैंने लिखा हुआ है, सॉल्व भी किया हुआ है, डोंट वरी। ये देखो कि आपको पेज नंबर 329 से शुरू करना पड़ेगा, सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना, यहाँ तक लिखना है। अब क्या होता है आपके गवर्नमेंट बुक में एन मतलब क्या होता है, इनर, ठीक है। मैं जनरली इनर को पी लिखता हूँ, बट गवर्नमेंट बुक में एन मतलब इनर होता है और एम मतलब आउटर होता है। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आउटर मतलब इन्फिनिटी और इनर मतलब 2, तो आप सॉल्व करना, आपको आ जाएगा आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Obtain an expression for decay law of radioactivity, for law of decay law of radioactivity, hence show that the activity is lambda n naught e raised to minus lambda t। अब इसमें क्या होगा, देखो कि ये आर्टिकल 15.10 ऑन पेज 336 टिल इक्वेशन 15.27 यहाँ तक लिखना है, और वो इक्वेशन शायद है a इक्वल टू ए नॉट, ओके, ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, कुछ इस तरह का इक्वेशन है। देखो अब आपको करना क्या है, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक्टिविटी होता क्या है, एक्टिविटी होता है dn/dt, dn/dt इज लैम्डा n। तो आप एक काम करना, देखो ये a नॉट भी तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। तो इनिशियल एक्टिविटी क्या होगा, लैम्डा इंटू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। तो आप a नॉट के जगह पे लिख सकते हो लैम्डा n नॉट, ओके, इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एटम्स एट दैट मोमेंट। तो इनिशियल एक्टिविटी क्या होगा, लैम्डा इंटू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब ये ए नॉट के जगह पे मैं लैम्डा एन नॉट लिख सकता हूँ। बस ये छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको प्रूफ मिल जाएगा बुक में, उसके बाद आप ये ऐड कर लेना थोड़ा। तो फोर्थ में यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम शो दैट वी वेरीज इन्वर्सली टू क्वांटम नंबर। तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 15.6.1 ऑन पेज नंबर 327। और ये जो ओमेगा वाला पार्ट है, एंगुलर स्पीड वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होगा, तो ओमेगा v/r होगा। v और r का हम लोग एक्सप्रेशन का आंसर सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़, तो हम लोग को ये आंसर आएगा कि ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, राइट। और इसी के साथ एटम्स एंड न्यूक्लियर ख़त्म होता है, राइट। और अब हम लोग जो छूट गया था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में, वो भी देख लेते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज़ दैट। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ये शायद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन छूट गए थे। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियोरी। ये काफ़ी लंबा आंसर है इसका, बट याद रखना कि आपको इसमें क्या लिखना है। फिगर आपको बनाना है 2.15 वाला, और एक्सप्लेनेशन लिखना है आर्टिकल F ऑफ पेज नंबर 34। तो आप चेक कर लेना, राइट। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल यूजिंग फोर्सेस मेथड। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 43 पे, पेज नंबर 43 पे आर्टिकल B मेथड 2 लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है मेथड 2। स्टेट स्टोक्स लॉ, तो मैं स्टेट कर देता हूँ स्टोक्स लॉ। ओके, सो स्टोक्स लॉ मैंने स्टेट कर दी, यहाँ पे आप पढ़ लेना। दैट इज अ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पेरिकल ड्रॉप इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ओके, और what are the factors affecting angle of contact? तो impurity, temperature and nature of liquid and solid in contact, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट बुक में आपको मिल जाएगा, मैंने गवर्नमेंट बुक से ही लिखा है ये सब। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 27 ड्रॉपलेट्स, मतलब n मुझे पता है, n मतलब 27, ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm, ये मैं छोटा r लिख लेता हूँ। और इसको, अच्छा एक बात और, इसमें सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रेडियस होगा 10⁻⁻⁴ मीटर। कोएलेसेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप, फाइंड द चेंज इन द सरफेस एनर्जी, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन। तो मैं डेटा पहले लिख देता हूँ। ओके, डेटा लिख दिया मैंने। अब देखो dW इज TdA, ठीक है, dW इज TdA। जब बहुत सारे ड्रॉप्स मिलके एक सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे तो ऑफकोर्स एरिया अलग होगा, पहले और इनिशियल और फाइनल एरिया अलग अलग होगा। और फाइनल एरिया निकालने के लिए हमको बड़े वाले ड्रॉप की रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे करते हैं इस टाइप के सम्स? ओके, ऑफकोर्स एंट्रेंस में तो डायरेक्ट फार्मूला से ही कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला मत लगा देना, शॉर्टकट फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा कुछ।
लाइक आई विल टेल यू व्हाट, पहले आप बोलोगे कि क्योंकि 27 ड्रॉपलेट्स मिलके एक सिंगल ड्रॉप बना, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द 27 ड्रॉपलेट्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप. तो दैट इज व्हाट आई विल राइट फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द 27 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप. ओके, या वॉल्यूम ऑफ द n ड्रॉपलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप. अब वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है, स्पीयर मानेंगे ड्रॉप को. तो 4/3 बड़ा ड्रॉप है तो बड़ा आर लिखा है, छोटे ड्रॉप्स के लिए छोटा आर लिखा है. ऐसे n ड्रॉप्स है तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. तो इससे हम लोग को रिलेशन मिलेगा कि कैपिटल आर इज n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर. देखो पहले 27 ड्रॉप्स थे तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, 27 इंटू या n इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, और बाद में सिर्फ एक ही ड्रॉप है तो उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर. तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का, राइट. तो इनिशियल एरिया फाइनल एरिया भी निकाल लिया मैंने अभी 27 सब्सटीट्यूट नहीं किया, मैंने n ही रखा है. अब मैं चेंज इन एरिया निकालूंगा. देखो जब बहुत सारे ड्रॉप्स है तो ऑफकोर्स एरिया ज़्यादा होगा, तो मैं फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया नहीं करूँगा, मैं इनिशियल माइनस फाइनल करूँगा, बिकॉज मुझे DA चाहिए, मुझे नेगेटिव में आंसर नहीं चाहिए, राइट. तो फाइनल एरिया या चेंज इन एरिया विल बी A1 माइनस A2, A1 माइनस A2. तो अब A1 A2 का वैल्यूज़ डाल देता हूँ वहाँ पे. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है T इक्वल टू dW/dA. तो dW होगा TdA, राइट, dW होगा TD, और ये dW जो है वही तो है चेंज इन सरफेस एनर्जी. तो हमको dW भी ढूंढना है, और dA मतलब हमने निकाला है ऑलरेडी A1 माइनस A2, और उसकी वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे शायद. अब कैपिटल R को मैं लिख सकता हूँ n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर. तो कैपिटल R को मैं n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर लिख देता हूँ, और अब मैं 4 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा. तो देखो अंदर क्या टर्म्स बचेंगे, राइट. n मतलब 27 था, और तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. 27 को 3 क्यूब भी लिखा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे इसको 3 क्यूब लिख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 72 पाई आर स्क्वायर कैपिटल T. हम R का वैल्यू भी जानते हैं, कैपिटल T का वैल्यू भी जानते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, राइट. दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फिफ्थ वन करेंगे. अ U ट्यूब इज मेड ऑफ कैपिलरीज ऑफ बोर. ये रेडियस ऑफ द फर्स्ट U ट्यूब है, तो ऑफकोर्स उसके पास दो आर्म्स होंगे, एक की रेडियस अलग है, एक की रेडियस अलग है. फर्स्ट वाले की रेडियस है 1 mm. इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैंने देख लिया कि सब कुछ CGS में है, और इसको भी मैं सेंटीमीटर में लिखूँगा. तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर. मतलब एक जो U शेप का ट्यूब है उसका एक जो ट्यूब है उसका रेडियस अलग है और दूसरे का रेडियस अलग है. ओके, द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली एंड पार्शियली फिल्ड विद लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 49 डाइन पर सेंटीमीटर. देखो CGS है सब कुछ, ये कैपिटल T है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब रो ढूंढना है. डिफरेंस ऑफ हाइट, अब ऑफकोर्स हम जानते हैं कि H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो जिसका रेडियस कम होगा उसमें ज़्यादा पानी ऊपर जाएगा. तो हम लोग को ढूंढना क्या है मालूम है, H1 माइनस H1 H2 से बड़ा होगा. तो मुझे ये डिफरेंस दिया है, मतलब मुझे H1 माइनस H2 दिया है, तो ये 1.25 जो है वो H1 माइनस H2 है, ठीक है. अब मैं डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज़ द डेटा, ठीक है. अब देखो हम जानते हैं फॉर्मूला फॉर राइज क्या है, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी. 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, तो H1 H2 मिल गया. अब ये cos थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है. अब हम लोग को H1 माइनस H2 दिया है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ H1 H2 को. तो H1 माइनस H2 करूँगा तो 2t बाई आर रो जी कॉमन आएगा, तो ये आया. अब R1 R2 सब सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा. तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. तो जस्ट कीप योर नोटिफिकेशन बेल एक्टिवेटेड, यू नो, सो दैट यू विल कम टू नो व्हेन आई एम अपलोडिंग द वीडियोज़. और जितना जल्दी हो सकता है, हमने टारगेट तो रखा ही है वैसे भी 31 मार्च का, तो देखते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2/2 सेंटीमीटर. तो ये इनिशियल एरिया है फ्रेम का. ओके, इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन एंड टेकन आउट. अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3/3. मतलब ये फाइनल एरिया है. अब याद रखना सोप फिल्म है, फिल्म, और फिल्म में क्या होता है, ऊपर भी एयर से कांटेक्ट में होता है और नीचे की तरफ भी एयर से कांटेक्ट में होता है. या ऐसा बोल सकते हैं कि फिल्म के पास दो फ्री सरफेसेस होते हैं.
तो जब इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये खाली एक सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, ऊपर का सरफेस, ये डायमेंशन ऑफ फ्रेम दिया हुआ है। फिल्म में 2 सरफेस एरिया होगा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो करते हैं हम लोग, डोंट वरी। कैलकुलेट द वर्क डन और सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो काफ़ी ईजी फॉर्मूला है। T इक्वल टू dW/dA, तो dW होगा TdA, राइट। तो A1 A2 निकाल लेते हैं। देखो आप देखो, मैंने A1 के लिए एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया और A2 को भी एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। रीज़न वही है, मैंने आपको बोला कि सोप फिल्म में 2 फ्री सरफेस होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो बस सब्ट्रैक्ट कर लो एरिया, A2 माइनस A1 करूँगा क्योंकि A2 A1 से बड़ा है, तो DA मिल जाएगा मुझे, और वर्क डन तो TdA है। ओके, TdA है तो A2 माइनस A1, A2 जानता हूँ, A1 जानता हूँ, और मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।